तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, युआन जी की ग्रैंड माँ की बात को सुनने के बाद में जो युआन जी का कज़न होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान दूंगा, लेकिन अभी के टाइम पर मैं यहाँ पर एक पर्सन के मिसिंग केस में फंसा हुआ हूँ। और अब अपने कज़न की इस बात को सुनकर जो युआन जी होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है। जो सुनकर युआन जी का कज़न जो होता है वो युआन जी को बताता है कि दो पर्सन जो है वो यूलिंग टनल के अंदर इंटर किए थे और वे दोनों के दोनों मिसिंग है। हमने जो आउटसाइड कैमरा था उसमें देखने की कोशिश की, वे लोग टनल के अंदर गए, लेकिन जब हमने टनल के अंदर का जो कैमरा था उसके अंदर देखा तो वे उसके अंदर कैमरे के नहीं आए। और अब इतना पता कर युआन जी का कज़न जो होता है वो युआन जी से बोलता है कि याद रखना, ये बात जो है वो बाहर नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो एंडी है उसके साथ में शाइन जो है वो किया हुआ है। और अब युआन जी के कज़न की इस बात को सुनकर जो युआन जी की ग्रैंड माँ होती है वो बोलती है, क्या दोबारा से उस मनहूस जगह में और भी लोग जो है वो गायब हो गए हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि उस जगह को सील क्यों नहीं कर दिया जाता, हर साल वहाँ पर लोग जाकर गायब हो जाते हैं। जोशन का जो आंट होती है वो भी बोलती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो लगता है कि वो जगह जो है वो किसी हेल की तरह है, जो कि लगातार लोग वहाँ पर गायब हो रहे हैं। और अब इतना बोलकर जो आंट होती है वो युआन जी के कज़न से बोलती है कि जियाओ युआन, मुझे और इसके बारे में बताओ ना, तुम जानते हो ना कि आंटी को इस तरह की चीज़ें जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो सुनने के बाद में युआन जी का कज़न बोलता है कि आंटी प्लीज़ इस बारे में और ज़्यादा मत पूछिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो युआन जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग भी जो है वो उसी माउंटेड गोन टेम्पल के अंदर चले गए होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। सच में इस चीज़ को देखकर यही कहना होगा कि उन लोगों का जो नसीब है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। पता नहीं वे लोग चाहे वो 3 घंटे तक वहाँ पर सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इतना बोलकर युआन जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वहाँ पर जाने के बाद में जो लोग होते हैं वो अचानक से गायब जो है वो क्यों हो जाते हैं। जो ली डोंग था उसने कहा था कि वो एक स्पिरिट रियलम है जिसके अंदर हर एक साल लोग इंटर करते हैं, तो आखिर जो ये यूनिंग टनल है ये किस प्रकार का स्पिरिट रियलम है। और अब युआन जी के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कैपिटल सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। और तभी एक पर्सन जो होता है वो उसके पास में आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो बंदा जो होता है उस ओल्ड मैन से बोलता है कि एल्डर सन जो फू फैमिली का बेटा है उसने आपके लिए एक लेटर जो है वो सेंड किया है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम फोकिंग की बात कर रहे हो, आखिर अब उसे हमसे क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो उसे बताता है कि जो उसका सबॉर्डिनेट है उसने शंघाई के अंदर एक नाइट कोड को रिक्रूट किया है, लेकिन उसका ट्रायल स्पिरिट रियलम जो है वो कोई और नहीं बल्कि यूलिंग टनल है। इसीलिए वे उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने आपकी एडवाइस मांगी है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि अगर किंगमिंग की बात की जाए तो जिस टाइम पर यूनिंग टनल ओपन हुआ था उसी टाइम पर उसने पास किया था। बीते सालों में पता नहीं कितने लोगों ने नाइट कोड का जो कार्ड है उसे अनलॉक किया है, लेकिन आज तक कोई भी यूलिंग टनल जो है उसे क्लियर नहीं कर पाया। तो चलो ठीक है, अगर वे लोग डाटा की मांग ही कर रहे हैं तो उन्हें डाटा जो है वो दे दो, क्योंकि वैसे भी हमारा सेक्ट जो है उस डंजन को ऑलरेडी छोड़ चुका है। और साथ ही में जो फू है उसे ये चीज़ जो है वो बता देना कि जो यूलिंग टनल है असल में वो एस रैंक का ट्रायल है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स के कारण अब वहाँ की जो हालत है वो पहले से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है, जिसका वो ट्रायल की जो कैटेगरी है उससे ही बाहर जा चुका है। और अगर उन लोगों को मेरी एडवाइस ही चाहिए तो मैं उन लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जो नाइट कोड है उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पूरी तरह से बेकार है। उसका वहाँ से ज़िंदा करने का 1% भी चांस नहीं, क्योंकि एक एस रैंक का जो ट्रायल होता है वो एक न्यू पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन अगर यूलिंग टनल की बात की जाए तो वो तो एस रैंक से भी ज़्यादा बदतर है। वैसे तो जो एस रैंक के ट्रायल होते हैं उसके अंदर कंटिन्यूसली ही कुछ रेयर आइटम जो है वो हमेशा ही मिलते रहते हैं, उससे अलग वहाँ पर कुछ वर्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलती है। अगर पास्ट की बात की जाए तो जो यूलिंग टनल है उसे क्लियर करने के लिए हमने अपने सेट से दो एक एक लेवल के नाइट गोडों को वहाँ पर शंघाई के अंदर भेजा था, और हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार करने लगे कि वे हमारे लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। और इसी तरह से उनका इंतज़ार करते हुए टोटल 2 महीने जो है वो बीत गए, जिसके बाद में हमें पता चला कि उनमें से एक सिगरेट एलम के अंदर इंटर करते के साथ ही मारा गया था, और जो दूसरा था उसने पहले ट्रायल को कंप्लीट कर दिया था लेकिन दूसरे ट्रायल के अंदर वो भी मारा गया। जिसके बाद में जो हमारा था ये सेट था उसने कभी भी जो यूलिंग टनल है उसे क्लियर करने के लिए नहीं भेजा, सभी ने यूलिंग टनल के ऊपर से पूरी तरह से गिव अप कर दिया। लेकिन सच में अगर किसी पर्सन के अंदर इतनी ताकत है कि वो जो यूलिंग टनल है उसे पूरी तरह से क्लियर करे और वहाँ के जो सीक्रेट है उन्हें भी बाहर लेकर आ सके, तो जो हमारा तायू सेक्ट है उसका जुनून पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।
इससे अलग एक और चीज़ जो है वो अभी देखने के लिए मिली है। जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने जितने भी आसपास के नाइट कोड है उन सभी को कैपिटल के अंदर समन किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि वे कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहो और जितने भी तुम्हारे साथी है उन सभी को भी रिकॉल करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि सभी के सभी को आना होगा। और अब इतना बोलकर वो ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते भी बोलता है कि ठीक है चलो अब चलते हैं। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाला जो लड़का होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो युवान जी के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ होता है। लेकिन तभी वो कुछ टाइम पहले की बात को याद करता है जिस टाइम पर उसकी आंट उसके साथ में गेम खेल रही थी। और तभी युवान जी जो होता है वो अपनी आंट से बोलता है कि आंट क्या आप एक परवर्ट हो। जो सुनकर युवान जी की जो आंट होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि बस मुझे हॉरर गेम खेलना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई परवर्ट हूँ। हॉरर गेम जो होते हैं वो तुम्हारे माइंड सेट को बिल्कुल पूरी तरह से टेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बॉस होता है उसके पैटर्न को तुम्हें अच्छे से स्टडी करना होता है। और केवल इतना ही नहीं, जो हॉरर गेम होते हैं उसके अंदर तुम्हें जो इनर वर्ल्ड होता है वो भी एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, जहाँ पर कि तुम्हें अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिसके अंदर कि तुम्हें हीलिंग और थ्रिलिंग दोनों ही वाली फीलिंग आती है। और अब इस बात को याद करके युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या होगा कि जो वो स्पिरिट रियलम है वो भी एक गेम की तरह ही हुआ, क्योंकि वहाँ पर भी जो रूल होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है। जिसका मतलब है कि मुझे उसे बिल्कुल गेम के पैटर्न की तरह ही समझना होगा। मुझे वहाँ पर जो पैटर्न है उन्हें फाइंड करना होगा, जिसे कि ऑर्डिनरी वॉलकर जो है वो नहीं ढूंढ पाए है। अगर मैं उन पैटर्नों को ढूंढ लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आराम से जो यूलिंग टनल है उसे क्लियर कर सकता हूँ। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में जो गुआन यहाँ होती है उसकी कॉल आने लगती है। जो देखकर युवान जी भी कॉल को उठा लेता है। तभी गुआनिया जो होती है वो युवान जी से बोलती है कि जो स्क्वाड लीडर है उन्होंने तुम्हारे लिए जो डाटा है वो कलेक्ट कर लिया है, जिससे कि मैंने तुम्हारी मेल पर सेंड किया है। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, जिस कारण तुमने अपने इनबॉक्स को चेक भी नहीं किया, इसीलिए मुझे तुम्हें कॉल कर बताना पड़ रहा है। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो भी ईमेल को चेक करने लगता है और गुवानिया से बोलता है कि सिस्टर गुवानिया प्लीज़, जो लीड होंगे उन्हें मेरी तरफ से शुक्रिया अदा बोलना इतना मेहनत करने के लिए, और उसी के साथ में मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिस टाइम पर मैं अपना जो ट्रायल है उसे क्लियर जो है वो कर लूँगा तो उसके बाद में मैं आपको डिनर पर लेकर चलूँगा। और अभी युवान जी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गुवानिया के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने बेड पर लेटी हुई होती है और वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब युवान जी की बात को सुनकर गुवानिया जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है फिर मैं भी तुम्हारा जो डिनर है उसका इंतज़ार करूँगी। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो भी थोड़ा सीरियस होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है सिस्टर गुवानिया, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। जो सुनकर गुवानिया भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू गुवानिया के ऊपर आ जाता है, जो कि कॉल को काट कर अपने बेड पर लेट जाती है और लेटते हुए थोड़ी उदास होते हुए बोलती है कि वैसे तो हमें ताइस एक्ट से जो डाटा है वो मिल चुका है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर परेशान हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये चीज़ इनफ नहीं रहेगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू युवान जी के ऊपर आ जाता है, जो कि ईमेल को ओपन करता है, जहाँ पर कि बताया जाता है कि जो यूलिंग टनल है वो सोलो डेट टाइप एक स्पिरिट रियलम है, जिसके अंदर की 2 क्विस्ट होते हैं, जिसमें कि पहले में 3 घंटे सर्वाइव करना होता है और दूसरे में स्पिरिट रियलम को एक्सप्लोर करना होता है। और अब इतनी डिटेल को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल वही सेम डिटेल है जो कि मुझे यूलिंग टनल के अंदर देखने के लिए मिली थी। और अब इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो आगे भी डिटेल को पढ़ने लगता है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो यूलिंग टनल है असल में वो एक टनल नहीं है बल्कि मिंग डायनेस्टी का एक टेम्पल है। टेम्पल जिसमें कि लेडी शैंटाओ माउंटियान जो थी उसकी पूजा की जाया करती थी। सच बताऊँ तो मैं इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हूँ। अगर उस लेडी की बात की जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई हाई रैंकिंग की नाइट कोड रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई नाइट कोड ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो मिंग डायनेस्टी की कोई बहुत ही हाई रैंकिंग की प्रीस्ट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी प्रीस्ट से बिलोंग ना करती हो। सच बताओ तो जिस टाइम पर मैं वहाँ पर गया तो मुझे 3 घंटे तक सर्वाइव करने का जो मिशन था वो मिला था, और मैं वहाँ पर अलग अलग जगह पर एक्सप्लोर करता रहा, जहाँ पर कि मुझे काफ़ी लोगों के पास में से नोट्स मिले जिन्हें कि मैंने रीड भी किया। और जिस टाइम पर कोई भी पर्सन यहाँ पर एक्सप्लोर करता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये होती है कि यहाँ की जो यंग एनर्जी होती है वो आपको थ्रेट करती है जब तक कि होस्ट जो है वो मर नहीं जाता। और चूंकि मैं एक नाइट कोड था तो इसीलिए उन स्पिरिटों को सप्रेस करने के लिए मैंने उन स्पिरिटों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उसी टाइम पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो देखने के लिए उस टाइम पर मेरे सामने एक और स्पिरिट आई। शायद वो उस स्पिरिट रियलम की प्रोटेक्टर थी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट थी।
और मैं बता दूं कि जो पर्सन भी मेरे जो ये नोट्स है वो पढ़ रहा है, वो पर्सन जो है वो ऑलरेडी क्रश है वो हो चुका है, जिसका अब ये स्पीड जो है वो एंडलेस उसका पीछा जो है वो करेगी। और वो अगर किसी भी बेसमेंट के अंदर जाता है तो वहाँ पर बस वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए ही सेफ रह सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर जाने के बाद में तुम पूरी तरह से सेफ जो है वो हो जाते हो, जो कि है माउंटेन गॉड टेम्पल का मैन होल। अगर तुम मैन होल के अंदर जाते हो या फिर जो उसकी 2 कोर्टयार्ड है उनके अंदर भी जाते हो तो वहाँ पर तुम सेफ रहते हो, क्योंकि मैन होल की जो कैंडल है वो कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है, बल्कि वो एक पावरफुल आइटम है। उसकी मदद से तुम इविल स्पिरिट जो है उन्हें डरा कर भगा सकते हो। इससे अलग तुम उन्हें उस कैंडल की मदद से प्योरीफाई भी कर सकते हो। तो इसीलिए अगर तुम मेरे नोट्स को पढ़ रहे हो और तुम सेफ रहना चाहते हो तो तुम जो टेम्पल का मैन होल है उसी के अंदर रहना, क्योंकि अगर तुम उसके अंदर रहते हो तो तुम पूरी तरह से सेफ हो। इससे अलग जो भी कैंडल है उनकी और भी खासियत जो है वो मुझे देखने के लिए मिली है। जो भी कैंडल है वो तुम्हारे अंदर से जो डर है उसे मिटा देती है, और अगर तुम कैंडल के पास में काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हो तो वो पूरी तरह से तुम्हें फेयरलेस पर्सन जो है वो बना देती है। और एक डेडली स्पिरिट रियलम के अंदर पूरी तरह से डर को खो देना एक अच्छी बात भी है और वहीं एक बुरी बात भी बन जाती है। लेकिन जो ये कैंडल है ये एक ही जगह पर स्थिर रहती है, तुम इन्हें उठाकर बाहर जो है वो लेकर नहीं जा सकते हो। इसीलिए जो ये सेफ जोन है ये भी एक तरह की डबल एज स्वॉर्ड की तरह ही है, क्योंकि तुम वहाँ पर रहकर बच तो सकते हो लेकिन तुम हमेशा के लिए उसी जगह पर नहीं रह सकते हो। इससे अलग जो ये कैंडल होती है ये गेम के मैकेनिज्म के द्वारा काम करती है, क्योंकि ये तुम्हें ज़्यादा देर तक वहाँ पर टिकने नहीं देती बल्कि तुम्हें वहाँ से जाने के लिए फोर्स करती है। क्योंकि जिस टाइम पर मैं मैन हॉल के अंदर इस कैंडल के नीचे बैठा हुआ था तो आधे घंटे बाद ही मुझे हॉल के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, जो कि चिल्लाते हुए मुझसे मदद मांग रही थी। और ऐसे टेरिफाइंग रोर को सुनने के बाद में मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो जागने लगी और मेरा मन हुआ कि मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और अब उस बंदे की स्टोरी को पढ़कर जो युवान जी होता है वो बोलता है कि इस चीज़ को तो मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया था कि जो मैन होल है वो एक सॉफ्ट सेफ जोन है। लेकिन कैंडल को मैं जो समझ रहा था कैंडल बिल्कुल भी वैसी नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि जो कैंडल है बस उसे वहाँ पर जो लेडी की मूर्ति है उसे खूबसूरत दिखाने के लिए रखी गई है। इससे अलग मैं यहाँ पर जो बायान ट्री था उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी देखना चाहता हूँ। और इससे अलग अगर जिसने रोर की जो ये बात की है मुझे इस प्रकार की जो ये रोर है वो सुनने के लिए नहीं मिली, लेकिन हाँ इतना तो कंफर्म है कि जो वो कोर्टयार्ड थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी। और अब इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो बायान ट्री के बारे में पढ़ने लगता है, और बायान ट्री के बारे में उस बंदे ने बताया होता है कि जो बायान ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए उसे देखने दोबारा मत जाना। क्योंकि पेड़ के अंदर जागरूकता थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर जान की भीख जो है वो क्यों मांग रही थी। लेकिन इससे अलग मैंने जो वो रोड थी उसके यहाँ पर सोर्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी भी उसके सोर्स को नहीं ढूंढ पाया, बल्कि उसने मेरे एक्सप्लोरर को इंटरप्ट कर दिया। जिसके बाद में फाइनली मेरे सामने रेड डांसिंग सूज जो है वो आ गए। उन्होंने मेरे सामने आते के साथ ही मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे डांस के लिए यहाँ पर इनवाइट किया, जिसका क्यूरियोसिटी के कारण मैंने भी उस चीज़ के लिए एग्री कर दिया। लेकिन मेरे डांस के जो स्टेप थे उन्हें याद जो है वो नहीं रख पा रहा था। ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्योस्टिक बन जाती है उस पर्सन के लिए जिसे कि डांस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो। नहीं नहीं, अगर कोई डांस का एक्सपर्ट हो तो वो भी जो उस डांसिंग शूज के स्टेप थे उन्हें मेमोराइज जो है वो नहीं कर सकता है। और अगर तुम उसके साथ में डांस करने में फेल हो जाते हो तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें जान से मार देगी। और अगर बात में की जाए मेरी, तो जिस टाइम पर मैं डांसिंग में फेल हो गया तो मैंने जो हॉल था उसकी तरफ वापस भागने की कोशिश की। मैं अपनी जान बचाकर हॉल के अंदर तो आ गया, लेकिन मेरी 2 रिब जो है वो टूट चुकी थी। सच बताओ तो मैंने उनका जो ट्रू नेचर है उसे देखा है। ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, जो कि हर एक चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर करती है और जब तक नहीं रुकती, जब तक कि सक्सेस नहीं हो जाती है। जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये रूल टाइप आइटम है। यहाँ तक कि इस स्पिरिट रियलम के अंदर जितने भी आइटम मौजूद है वे सभी के सभी रूल टाइप आइटम है। अब मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में आने लगी है कि जो कियान शाओमिंग था उसने एक आइटम को लेने के बाद में मैन होल के अंदर भी चला गया, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पर क्यों मारा गया, क्यों आज तक कोई भी इस स्पिरिट रियलम को क्लियर जो है वो नहीं कर पाया। सच में ये चीज़ देखकर एक मजाक लगती है कि यूनिंग टनल के अंदर केवल लेवल 1 का नाइट कोड या फिर ऑर्डिनरी पर्सन ही इंटर कर सकता है, लेकिन अगर वे लोग यहाँ पर इंटर करते हैं तो आखिर वो इस स्पिरिट रियलम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। सच बताऊँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डिक्लाइन हो चुका जो टेम्पल है उसका जो सोर्स है वो भी पूरी तरह से अननोन है। कोई नहीं जानता कि हज़ारों सालों में यहाँ पर क्या हुआ है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सेकंड क्वेस्ट को कंप्लीट करूँ और यहाँ की जो सच्चाई है उसे बाहर लाऊँ।
और अब इन सारी बातों को पढ़कर युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें पता लगी है, जैसे कि कैंडल के बारे में या फिर किसी भी जगह के बारे में जहाँ पर कि 15 मिनट तक सेफ जो है वो रहा जा सकता है। इससे अलग जो ईस्ट कोर्टयार्ड के अंदर बाईयान ट्री है उसके मुझे थोड़ा जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। उसने बताया कि वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन वापस क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर वापस जाता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? और इससे अलग जो वे रोड थे आखिर उसका सोर्स क्या था? क्या वो बाईयान ट्री से उसका कोई कनेक्शन है? और अगर उसका बाईयान के ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर एक और ख़तरा है, और सबसे बड़ा ख़तरा तो वही डांसिंग शूज़ है। इसलिए अलग उसने बताया कि जो डांसिंग शूज है वह एक तरह का रोल टाइप आइटम है। आखिर ये रोल टाइप आइटम क्या होता है, क्या इसकी कोई खासियत होती है? और अब इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो उन्हीं डेड बॉडी के बारे में याद करने लगता है जिससे कि उसने स्पिरिट रियलम के अंदर देखा था। और उन्हें याद करके युवान जी अपने मन में सोचता है कि जो वे क्रो के लोग थे, अगर उनकी बात की जाए तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें डांसिंग शूज से ही मारा गया हो, क्योंकि उनकी सभी बोन्स जो थी वो टूटी हुई थी। लेकिन चलो अपने ग्रैंडपा के मदद के कारण मैं यहाँ पर जो डांसिंग है उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर लेवल 1 का नाइट कोड जो है उसे हैंडल नहीं कर पाया तो फिर आखिर मेरे जैसा एक बच्चा इसे कैसे हैंडल कर सकता है? नहीं, लेकिन मेरे अंकल जो है वो डांसिंग के अंदर काफ़ी परफेक्ट है, और मुझे यकीन है कि अगर अंकल जो है वो रेड डांसिंग शूज के साथ में डांस करते हैं तो वे उसके साथ में तब तक डांस कर सकते हैं जब तक कि टाइम जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और अब इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो अपने सर को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते भी बोलता है कि जो नाइट कोड था वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो जो स्टेप थे उन्हें प्रेडिक्ट जो है वो नहीं कर पाया था, लेकिन अगर मैं अपनी ब्रेन के ऊपर ओवरलोड डालता हूँ तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर तो पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है कि मैं जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें नहीं भूल पाता हूँ। तो इस कारण मैं यहाँ पर जो है पुरानी डांसिंग की चीज़ें हैं उन्हें याद कर सकता हूँ। और अब युवान जी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गुआनिया के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से नहा रही होती है। लेकिन तभी जो गुआनिया होती है उसे युवान जी की कॉल आ जाती है, जो देखकर गुआनिया जो होती है वो कॉल उठाते हुए युवान जी से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुमने सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया? जो सुनकर युवान जी जो होता है वो गुआनिया से बोलता है कि हाँ सिस्टर गुआनिया, मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसे पढ़ लिया है, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, जिसे पूछने के लिए मैंने आपका कॉल किया है। क्या आप मुझे बता सकती हो कि ये रूल टाइप आइटम क्या होते हैं? जो सुनकर गुआनिया जो होती है वो युवान जी से बताती है कि स्पिरिट रियलम के जो आइटम होते हैं वैसे तो उनकी कई सारी फॉर्म होती है, लेकिन जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसने उन्हें केवल टोटल 3 कैटेगरी जो है उसके अंदर बांटा है, जिसमें से सबसे पहले आती है कास्ट टाइप और दूसरी आती है रोल टाइप। लेकिन जो तीसरी होती है उसका एक्सेस मेरे पास में नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, मैं उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद भी जो रोल टाइप और जो कोस्ट टाइप होते हैं इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा बड़ा अंतर जो है वो नहीं होता, क्योंकि वैसे भी कोई भी आइटम जो होता है उसका कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिसका उसे किसी एक चीज़ से यहाँ पर डिसाइड जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हम रोल टाइप आइटम की बात करें तो जो रोल टाइप आइटम होते हैं उनके साथ में डील करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ये मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। कोई भी पर्सन किसी भी रोल टाइप आइटम को काफ़ी मुश्किल से ढूंढ पाता है, क्योंकि रोल टाइप आइटम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। इससे अलग जो रोल टाइप आइटम होते हैं अगर उनके साथ में डील करने की बात की जाए तो इनसे डील करने का जो मेथड होता है वो यहाँ पर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीक्रेट नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसके साथ में डील करना चाहते हो तो तुम्हें उसके पैटर्न को ढूंढना होगा और उसे क्रैक करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो वे रेड डांसिंग शूज है उनकी बात कर सकते हैं। रेड डांसिंग शूज जो होता है वो पहले आकर इनवाइट करता है, तो इसीलिए उसका जो ये इनवाइट करना है ये उसका रूल हो सकता है। और अगर तुम उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए उसका जो रूल है उसे कंप्लीट करते हो तो हो सकता है कि वो आइटम जो है वो तुम्हारा हो जाए, लेकिन बस ये एक संभावना है, इसके होने या फिर ना होने की कोई ज़्यादा यहाँ पर गारंटी जो है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर फैक्टर जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि तुम उसे अपना मास्टर बनवा पाते हो या फिर नहीं बनवा पाते हो। इसीलिए जो रोल टाइप आइटम होते हैं अगर तुम उसे कलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बस इसके बारे में सोचना ही रहना, बस इसे ज़्यादा सीरियसली जो है वो मत लेना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और उसकी इस बात को सुनकर जो युवान जी होता है वो गुआनिया से बोलता है कि मैं आपसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने साथ में जो मेडिसिन है उसे लेकर स्पिरिट रियलम के अंदर जा सकता हूँ? जो सुनकर गुआनिया जो होती है वो युवान जी से बोलती है कि अगर कपड़ों को हटा दिया जाए तो रियल वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि हम लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर बात की जाए मेडिसिन की तो जो मेडिसिन है वो असर कर सकती है, लेकिन मेडिसिन को तुमने पहले से ही निगला हुआ हो। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो बोलता है कि क्या होगा अगर मैं मेडिसिन को अपने मुंह के अंदर रख लूँ, तो क्या मैं उसके बाद में उसे लेकर जा सकता हूँ?
और युवान जी की इस बात को सुनकर गुआनिया जो होती है वो युवान जी से बोलती है कि सच बताओ तो मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब जो है वो तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ऐसा कर कर नहीं देखा और ना ही मैंने आज से पहले ऐसा कभी सुना कि किसी ने ऐसा कर कर देखा हो। जो सुनकर जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही इस चीज़ को टेस्ट कर कर देखना होगा। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। जो सुनकर गुआनिया जो होती है वो मुस्कुराते हुए युवान जी से बोलती है कि ठीक है लिटिल बॉय, अपना ध्यान रखना। और वैसे भी मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि जो तुम्हारी राशि है, आज का जो दिन है उस राशि वाले बंदों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा जो नसीब है उस स्पिरिट रियलम के अंदर तुम्हारा साथ देगा। और अब गुआनिया के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।